नमस्कार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं लॉकडाउन की। तो त्रिवेंद्र सरकार कल लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि कल कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन को लेकर चर्चा होगी और सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। वहीं सूत्रों की माने तो सरकार चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोल भी सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल बैठक होगी और उसी बैठक में तय किया जाएगा कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या फिर उसे खोल दिया जाए, और अगर उसे खोला जाए तो फिर चरणबद्ध तरीके से खोला जाए। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, ये कहा है कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने। साथ ही उन्होंने भी कहा है कि चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकता है लॉकडाउन। फिलहाल सब कुछ तय होगा कल होने वाली बैठक पर। 14 अप्रैल के बाद क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या फिर उसे समाप्त कर दिया जाए या फिर चरणबद्ध तरीके से उसको खोला जाए, इन तमाम मसलों पर कल बैठक में ही चर्चा की जाएगी और उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल लोगों को सुरक्षित रखने के लिए और कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए ही लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से 21 दिनों का ये लॉकडाउन है, 14 अप्रैल तक। लेकिन उत्तराखंड सरकार कल एक बैठक करेगी और उस बैठक में तस्वीर साफ हो जाएगी कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोल सकती है। मतलब जो जरूरी सेवाएं हैं एक एक कर पहले उनको खोला जाएगा और उसके बाद फिर तमाम दूसरी सेवाओं को खोला जा सकता है। लेकिन फिलहाल असल तस्वीर कल बैठक के बाद ही साफ होगी। वहीं कोरोना को लेकर उत्तराखंड के मंत्री और विधायकों की सैलरी भी कट हो सकती है। केंद्र की तरह ही राज्य सरकार भी फैसला ले सकती है। कल कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल कैबिनेट की बैठक होनी है। उम्मीद इस बात की जा रही कि कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसमें मंत्रियों और विधायकों की सैलरी कट की जा सकती है। केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसी की तर्ज पर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सांसद सभी की सैलरी 30% कट करने का फैसला लिया है और यूपी सरकार ने भी इस तरफ कदम आगे बढ़ा दिया है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि उत्तराखंड सरकार भी कल कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव ला सकती है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, पहले केंद्र सरकार ने फैसला लिया, उसके बाद यूपी सरकार भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ा चुकी है और अब संकेत ही मिल रहे हैं कि शायद उत्तराखंड सरकार भी कल प्रस्ताव लेकर आए। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल अमित, उत्तराखंड में कल कैबिनेट बैठक भी है और सरकार के दो मंत्रियों, खासकर जो शासकीय प्रवक्ता भी हैं मदन कौशिक और राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस बात के संकेत दिए हैं कि कल की कैबिनेट बैठक में इस पर विचार किया जा सकता है। हालांकि उत्तराखंड के सभी विधायकों ने करीब 15-15 लाख रुपए अपनी जो विधायक निधि है उससे सीएम रिलीफ फंड में पहले ही दे दिए हैं और एक एक महीने का वेतन भी सभी विधायकों ने दिया है। खुद मुख्यमंत्री ने अपने 4 माह का वेतन सीएम रिलीफ फंड में दिया है। कोरोना के खिलाफ जो जंग यहाँ पर जारी है और जो पीड़ितों की जो मदद की जाएगी, कोरोना के खिलाफ जो अभियान चलेगा उसके लिए धनराशि इकट्ठा हुई है। और अब चूंकि केंद्र ने भी 30% कटौती की है अपने तमाम सांसदों मंत्रियों के वेतन में, तो बहुत संभव है कि कल उत्तराखंड सरकार भी अपने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास कराए और फिर एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस पर फैसला ले लिया जाए। जी, किसी तरह का कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया जो दूसरे दलों की तरफ से अब तक सामने आई हो इस संकेत को लेकर? सुनील, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? मेरा सवाल है कि सरकार जो एक कदम बढ़ाने जा रही है इसको लेकर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन जो कि दूसरे दलों की तरफ से सामने आई हो? देखिए अमित, चूंकि ये मौका ही ऐसा है, पूरा संकट काल है, कोरोना से चारों ओर तराही तराही मची है, हर कोई डरा है, हर कोई आशंकित है और लिहाजा कोरोना के खिलाफ पूरे राज्य भर में जब से मुख्यमंत्री ने खुद अपील की, लोगों से अपील की गई कि वो इसमें आगे आए, बढ़ चढ़ कर आगे आए, तो तमाम जो संगठन है, कर्मचारी संगठन हो या जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन हो, सभी लोगों ने अपनी अपनी ओर से सीएम रिलीफ फंड में अभी तक काफी धनराशि जमा की है। खुद भाजपा जो संगठन है उसने अभी तक करीब 30 लाख रुपए की धनराशि पीएम रिलीफ फंड में दी है। तो राज्य में कोने कोने से, हर वर्ग से, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग आगे बढ़ा रहा है।
ऐसे में अगर सरकार की पहल कारगर साबित होती है और सभी लोग सहमत हो जाते हैं, प्रस्ताव आता है, ऐसा हो जाता है, तो ये भी एक अच्छी बात कही जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभद्रता की खबर आई है। बताया जा रहा है कि टीम के लोगों के आई कार्ड फाड़ दिए गए, वहीं पार्षद के साथ भी धक्का मुक्की की गई है। ये पूरा मामला आजाद कॉलोनी का बताया जा रहा है। वहीं अभद्रता करने वाले लोग मुस्लिम सेवा संगठन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम हेल्थ चेकअप के लिए यहां पर पहुंची थी और इसी दौरान उनके साथ अभद्रता की गई है। बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभद्रता की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि टीम के लोगों के आई कार्ड फाड़ दिए गए, इसके अलावा पार्षद के साथ धक्का मुक्की भी की गई और ये पूरा मामला देहरादून की आजाद कॉलोनी का है। यहां पर अभद्रता करने वाले जो लोग हैं वो मुस्लिम सेवा संगठन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम हेल्थ चेकअप के लिए पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान उसके साथ अभद्रता की गई और साथ ही साथ इस टीम में जो लोग शामिल थे उनका आई कार्ड फाड़कर फेंक दिया गया। पार्षद के साथ धक्का मुक्की भी की गई है। उत्तराखंड में अभी तक कोरोना के 31 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 18,000 से अधिक लोगों को होम और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन किए जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में फिलहाल 9 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी क्षेत्रों को प्रशासन ने क्वारंटीन कर दिया है। कौन कौन से इलाके हैं वो भी हम आपको बताते हैं। नैनीताल में वनभूलपुरा का इलाका है, हरिद्वार में गैडी खाता, गुज्जर बस्ती, रुड़की का पनियाला गांव इसमें शामिल है। इसके अलावा देहरादून में डोईवाला की झबरावाला और केशवपुर बस्ती भी है। देहरादून सिटी में लक्खी बाग क्षेत्र की मुस्लिम बस्ती भी है। भगत सिंह कॉलोनी और कारगी ग्रांट क्षेत्र की एक कॉलोनी इसमें शामिल है। इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट एकेडमी भी इसमें शामिल है। इन तमाम इलाकों को बेहद संवेदनशील बताया जा रहा है, इसे हॉटस्पॉट कहा जा रहा है। कोरोना के 5 मामले सामने आने के बाद हल्द्वानी का वनभूलपुरा इलाका पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इलाके की हर कॉलोनी को पुलिस बैरिकेडिंग कर सील कर चुकी है। साथ ही इलाके में बाहर से आने जाने वाले लोगों की निगरानी भी की जा रही है। पूरी तरीके से प्रतिबंध है। लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए 10 हेल्थ टीमें यहां पर घर घर जाकर सर्वे भी कर रही हैं। बाद भी सारी आम समस्याएं जो है, सुविधाएं हैं, वो कोई भी उससे वंचित नहीं किया गया है नागरिकों को। स्वास्थ्य विभाग की एक 10 टीमें बना करके, जिसमें हर टीम में 3-3 सदस्य हैं, उनके द्वारा हर घरों तक पहुंच बना करके कोई प्रभावित तो नहीं है, इसका जो है अध्ययन किया जा रहा है। सभी की हिस्ट्री ली जा रही है, आवश्यकता अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब जमातियों के खिलाफ पुलिस सख्ती दिखाने की तैयारी में है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ कर दिया है कि पुलिस ने एक क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया है, जिसमें 6 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिनके पास पीपीई किट उपलब्ध होगी। आपको यहां पर यह भी बता दें कि डीजीपी ने प्रदेश में छिपे जमातियों को प्रशासन के सामने आने की अपील भी की थी, लेकिन कई जमाती सामने आए नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने उनकी धरपकड़ के लिए टीमें बनाई हैं। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि प्रदेश में अब तक 31 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसमें ज्यादातर जमाती हैं। नहीं करेंगे तो उन पे जो 332, 353 की धाराएं होती हैं, वो भी सख्त धाराएं हैं, वो लगाई जाएंगी। उसके आदेश कर दिए गए हैं। तो जमातियों को दिया गया अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब पुलिस छिपे हुए जमातियों की तलाश कर रही है। इस मामले में मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि सरकार से बड़ा कोई नहीं होता। हालांकि सीएम और डीजीपी की अपील पर कई जमातियों ने प्रशासन से संपर्क भी किया था, जिन्हें फिलहाल क्वारंटाइन किया गया है। देखिए, निश्चित रूप से सरकार से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, और जहाँ की पूरे देश की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। प्रधानमंत्री जी खुद आह्वान कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी डेली इसको चेक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए, और माना किसी पे महामारी का प्रकोप आ ही गया है तो सरकार जो है 24 घंटे तत्पर है उसका इलाज करने के लिए। ये विकल्प नहीं है कि छुप के जो है पूरे प्रदेश को जो है खराब किया जाए। और मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद और डीजीपी के आदेश के बाद अब लोगों का भय खत्म हो गया है, और अब धीरे धीरे सारे जितने जमाती थे वो जो है सरकार को कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने कोऑपरेट नहीं किया तो सरकार जो है निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। और इसी बीच जमातियों से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 2 जमातियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार जिले के 2 जमातियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। घर में छिपे थे दोनों,
पुलिस ने इनकी धरपकड़ की और इसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अलवर जमात से लौटे थे जमाती, पुलिस ने इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से साफ कर दिया गया था कि अगर जमाती खुद ब खुद सामने नहीं आते हैं, पुलिस उनकी धरपकड़ करती है तो उन सभी पर अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत केस दर्ज किया जाएगा। और इसी कड़ी में हरिद्वार के 2 जमातियों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया है। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि दोनों अलवर जमात से लौटे थे, छुपकर घर में बैठे थे, पुलिस ने धरपकड़ की और उसके बाद इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो पुलिस ने जो कहा वो अब किया जा रहा है, मियाद खत्म हो चुकी है, खुद ब खुद जमाती सामने नहीं आए, जिसके बाद पुलिस अब धरपकड़ कर रही है और सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कारण यह है कि एक तो आपने पुलिस की बात नहीं मानी, आपने कोरोना की बात को छुपाया, आपने मेडिकल चेकअप नहीं कराया और साथ ही साथ आपसे दूसरों को संक्रमण फैलने का खतरा था, मतलब उनकी जान जा सकती थी। इसी के आधार पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना के लिए नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य लोगों में खाद्यान्न वितरण की कमान खुद संभाले हुए हैं। मंत्री आर्य काट गोदाम में सरकार की तरफ से बढ़ रहे खाद्यान्न वितरण के इंतजामों का जायजा लेने के लिए पहुंचे और अपने हाथों से कुछ लोगों को राशन भी दिया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखने के निर्देश भी दिए। कोई भी आगे से गरीब मजदूरों को, बेसहाराओं को खाद्यान्न वितरित किया गया है। जो जरूरतमंद लोग हैं, परिवार हैं, उनको हमने आज खाद्यान्न वितरित किया है, जिसमें 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो दाल और 1 किलो तेल और मसाले इसमें रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में उत्तराखंड के 2 जवान शहीद हो गए, जिनका पार्थिव शरीर उत्तराखंड पहुंचा। रुद्रप्रयाग और पौड़ी के शहीद को सीएम त्रिवेंद्र रावत ने श्रद्धांजलि दी। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में शहीद हवलदार देवेंद्र सिंह और पौड़ी के रांसी हेलीपैड पर शहीद अमित अंथवाल को सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड वीर जवानों की भूमि है, सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। तो उत्तराखंड ने हमेशा, हमारे जवानों ने अपने शहादत देने में कभी पीछे नहीं हटके हैं। और 2 दिन पहले हमारे 2 जवान, जो एक रुद्रप्रयाग और एक जनपद गढ़वाल से अपना जिनका निवास था, उन्होंने अपना बलिदान दिया। मैं राज्य की ओर से मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आया हूँ। हमारे जवानों का बलिदान ये कभी व्यर्थ नहीं। आज दोनों जो हमारे सैनिक और शहीद हुए हैं, देश के लिए, समाज के लिए और देश की सुरक्षा करते करते अपने शहीद हो गए, उन दोनों वीरों को आज यहाँ पे राणा और उधर अंथवाल पौड़ी में मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इनका जो जज्बा और जिस तरह देश के लिए समर्पित हुए हैं, शहीद हुए हैं, वो कहीं भी बेकार नहीं जाएगा। और अब खबर काशीपुर से, जहां पर जिला सरकारी बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र मानस की घर के बाहर खड़ी गाड़ी में अचानक से आग लग गई। आग के चलते गाड़ी पूरी तरीके से खाक हो गई। वहीं आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, घर के बाहर ये गाड़ी खड़ी थी, इसमें आग लगी और देखते देखते पूरी की पूरी कार जल गई। लेकिन ये आग कैसे लगी, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। कोरोना के संकट में ऐसे तो सभी जगहों को सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन रामनगर के वन ग्रामों में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वन ग्रामों को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी यहां पर प्रयास सेवा संस्था की तरफ से जरूर उठाया गया है और अब संस्था द्वारा इन गांवों को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पटरानी वन गांव से की गई है।
संक्रमण को देखते हुए कई जगह सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। नगर पालिका जो क्षेत्र है वहां पर नगर पालिका अपना काम कर रही है और ग्राम पंचायतों में हमने देखा कि ग्राम पंचायतें इस काम को कर रही हैं, लेकिन जो वन ग्राम है उनको अभी तक इस सुविधा से वंचित रखा गया है। यहाँ पर कोई भी नहीं आया, लेकिन प्रयास सेवा संस्था इसमें आगे आई है। प्रयास सेवा संस्था ने यहाँ पर वन ग्रामों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया है और वो पटरानी गाँव में इस वक्त हम मौजूद है जहाँ ये सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रयास संस्था के अध्यक्ष रणजीत रावत। उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से आप के दिमाग में ये विचार कौन था और किस तरह से आप इसको सैनिटाइज करेंगे। देखिए, शहरी क्षेत्रों में बहुत सारी एनजीओज हैं, नगरपालिका के सभासद हैं, खुद नगरपालिका है जिनके द्वारा व्यापक रूप से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्राम प्रधान हैं जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं अपनी ग्राम सभा के, उनके पास भी बजट होता है, वो भी अपने गांव में काम कर रहे हैं। लेकिन जो वनग्राम हैं और रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर वनग्रामों की बहुतायत है, उनमें ये भाव ना जाए कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए और उनके गाँव को सैनिटाइजेशन करने के लिए प्रयास सेवा संस्था ने ये काम जो है शुरू किया है। जाहिर सी बात है कि सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और उस जागरूकता के काम को प्रयास सेवा संस्था करने जा रही है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। कोरोना महामारी के कारण कई ऐसे लोग हैं जिन पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं ऐसे लोगों की मदद के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं आगे भी आ रही हैं और लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। देहरादून में भी एक ऐसा ही परिवार है जो पिछले 10 दिनों से लगातार 100 लोगों के लिए रात के खाने की व्यवस्था करता है। परिवार खाना बनाकर पुलिस को सौंपता है, जो जरूरतमंदों के बीच बांटा जाता है। हम लोग तो जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, सब लोग मिलके, परिवार वाले अपना। आप लोग बनाते हैं क्या? अभी 100 पैकेट का है हमारा, 100 पैकेट देते हैं हम लोग प्रतिदिन। हाँ जी, प्रतिदिन 100 पैकेट। अभी 10 दिन हो गए हमें लगातार देते हुए। तो परिवार के सहयोग से पूरा खाना वो हो रहा है और हम पुलिस प्रशासन को ही खाना दे रहे हैं, वो ज़रूरतमंदों को खाना बांट रहे हैं वो लोग। ऐसा क्या आप लोगों ने सोचा कि एक परिवार पूरा इकट्ठा होकर सब देख? अब ऐसी परिस्थिति चल रही है हमारे देश में, तो कोई ना परिवार सामने निकल के आएगा मदद करने के लिए, तो इसलिए मदद करने के लिए आगे आए हैं। देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियां सड़ रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि सब्जी मंडियों में सप्लाई ज़्यादा हो गई है और ख़रीदार कम दिख रहे हैं। इसकी वजह लॉकडाउन को बताया जा रहा है। सब्जियों के खरीदार नहीं होने के चलते सब्जियां या तो सड़ रही हैं या फिर औने पौने दामों पर व्यापारियों को बेचने पर मजबूर हैं किसान। इसके अलावा लॉकडाउन में घातक बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यहां यूपी और उत्तराखंड की सीमा से घातक बीमारियों से लड़ रहे मरीजों को भी वापस लौटाया जा रहा है। इसलिए रामनगर के एसडीएम पास देने में हिचकिचा रहे हैं। और उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर डामटा पुलिस ने हरिद्वार से आया मधुमक्खी के पिकअप वाहन चालक को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि वाहन चालक इस दौरान भागने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने की कोशिश हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने इस चालक को पकड़ लिया। इसको पीटा भी गया और बाद में इसे हिदायत दी गई कि लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना है, पालन करना है, क्योंकि सीएम की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और जो भी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोरोना के चलते एकाएक मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में मास्क और सैनिटाइजर नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि प्रतापनगर, घनसाली जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में अस्पतालों में भी स्वास्थ्य कर्मचारियों के पास मास्क नहीं है। वहीं सीएमओ का यह कहना है कि हमारा स्टॉक आ गया है और इसको जल्दी बांटा जाएगा। घर से बाहर आपको सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अगर मजबूरी से आप बाहर निकले, लक्ष्मण रेखा से बाहर आप नहीं आ सकते। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट
कि दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल नेसेसरी थिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन एंड एवरीथिंग दे हैव टू प्रोवाइडेड एट द डोर, बट नथिंग इज गोइंग टू बी देयर। इस वक्त हमारे पास इस जिले में कोविड को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट, N95, फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब बहुत पूर्ण अवस्था में शामिल है। ये जो लॉजिस्टिक्स हैं, कोई कमी नहीं है इसकी। ये हमने मंगवा लिए हैं भरपूर मात्रा में और हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। CSC में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, PSC में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अल्मोड़ा में मास्क की भारी कमी है, लोगों को मास्क नहीं मिल पा रहा है। कोसी स्टेट बैंक अपने संसाधनों से एक स्थानीय टेलर से मास्क सिलवाकर अपने ग्राहकों को निःशुल्क ही बांट रहा है। बैंक मैनेजर का कहना है कि जो भी व्यक्ति बैंक आ रहा है, पहले उसका हाथ सैनिटाइज करवाया जा रहा है और बाद में उसको मास्क भी दिया जा रहा है। हमारे पास चूंकि ये वैश्विक आपदा है और पूरे संसार में है और हम लोग भी इस आपदा में हम भी अपना सहयोग देना चाह रहे हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक कोसी भी इसमें अपना सहयोग दे रहा है। और चूंकि हम जो भी ग्राहक लोग आते हैं तो उनको सैनिटाइज करते हैं और साथ में उनको मास्क बना के हम दे रहे हैं जिनके पास नहीं है। सर, ये आपातकालीन के वजह से मैं घर बैठ गया था। ये कोसी बैंक वालों की बड़ी मेहरबानी हुई, घर बैठे इन्होंने ये मास्क दे दिए हैं, जिस कारण मैं अपना खर्चा चला रहा हूँ। कोरोना के चलते ऋषिकेश में सैनिटाइजर, मास्क और मेडिकल ग्लव्स की कालाबाजारी भी की जा रही है और लोग ऊंची कीमतों पर इसको बेच रहे हैं और मजबूरी में लोग खरीद भी रहे हैं। ऋषिकेश केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप मल्होत्रा का कहना है कि जो मेडिकल स्टोर मुनाफाखोरी कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। 3 दिन से जो है ट्रांसपोर्टेशन सरकार ने खोली है, तो उससे जो है काफ़ी राहत मिल रही है और अभी मुझे लगता नहीं है इस प्रकार की कोई ओवर रेटिंग का मेरे संज्ञान में मामला आया नहीं है। यदि आप लोग कह रहे हैं तो मैं इसको चेक करवाऊंगा अपने स्तर पे और इस प्रकार मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि किसी भी प्रकार से ओवर रेटिंग कहीं पर भी हम नहीं होने देंगे। लॉकडाउन के चलते कोरोना वॉरियर्स का अलग अलग रूप भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग जहां जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं और राशन दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लॉकडाउन की ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को पानी, चाय और बिस्किट खिला रहे हैं। Provided at the door, but nothing is. कोरोना को रोकने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष केदार जोशी ने मदद की है। जोशी ने 20,000 रुपए पीएम केयर फंड में जमा करवा दिए हैं। इतनी धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में भी जमा करवा दी है। साथ ही जोशी ने लोगों से आह्वान किया है कि वो भी मदद के लिए आगे आएं। जिस तरह से देश में कोरोना कोविड-19 का संकट आया है, सभी को कुछ करना चाहिए। तो मैंने भी अपनी तरफ से छोटी सी एक भेंट प्रधानमंत्री केयर फंड में और मुख्यमंत्री राहत कोष में 20,000 रुपए की राशि जमा की।